प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा सेशन हरियाणा जीके के नाम है। आज के समय में हरियाणा जीके एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। ये पहला भाग है, ये हमारा पहला भाग है। अगर आपका अच्छा प्यार मिला तो इसका आगामी भाग भी जारी किया जाएगा। इसमें जो प्रश्न लिए हैं वो सारे के सारे प्रश्न हरियाणा सरकार के प्रमाणिक दस्तावेज़ों से लिए गए हैं। अगर इनमें से कोई प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है और अगर आपको उसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए, सबूत के रूप में ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और ये भी है कि अगर कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपके ठीक होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर 15 से कम है तो आपको दोबारा से कोशिश करने की ज़रूरत है, ट्राई करिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1912 में रोहतक ज़िले में कितनी तहसीलें थी? 1912 में जो हमारा राजधानी थी 1911 के अंदर कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। तो उस समय रोहतक में कितनी तहसीलें थी? 4 तहसीलें थी। कौन कौन सी थी? सोनीपत, रोहतक, झज्जर और गोहाना। ये 4 तहसीलें उस समय थी। अगला है खोखरा किला, इसको खोखरा कोट भी कहते हैं, से किस गणराज्य के सिक्के मिले हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो युद्ध गणराज्य के सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले? युद्ध गणराज्य के। कब से कब तक था ये? 150 BC से 350 AD के बीच में। अगला प्रश्न है तोमर राजपूतों की राजधानी क्या थी? दहिलिका थी। क्या थी? दहिलिका थी, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली कहते हैं। सुल्तान मसूद ने सोनीपत के किस राजा को सन 1020 में पराजित किया? सुल्तान मसूद ने सोनीपत के किस राजा को 1020 में पराजित किया? तो इनका नाम था दीपल हरी। क्या नाम था? दीपल हरी। कई जगह इन्हें राजा की जगह गवर्नर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? गवर्नर भी कहा गया है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने महम राज्य का ध्वंस कब किया? तो 1192 ईस्वी में, जब पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे तो उस समय उन्होंने महम का विध्वंस कर दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन की थानेसर से दूरी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो तराइन से थानेसर उस समय राजधानी होता था। तो तराइन से थानेसर की दूरी 14 मील है। कितनी है? 14 मील है। और किलोमीटर में 22.53 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सतलुज से झज्जर तक की नहर किस राजा ने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? क्योंकि वह हांसी और हिसार में पानी ले जाना चाहता था, इसलिए उसने बनवाई थी। झज्जर से रोहतक तक नहर किस राजा ने बनवाई? किस नवाब ने बनवाई? तो झज्जर से रोहतक, तो ये अली मर्दान खान है। क्या नाम है इनका? अली मर्दान खान। तो ये कौन थे? अली मर्दान खान शाहजहाँ के समय में था, गवर्नर था ये भी। और कहाँ का रहने वाला था ये? ये रहने वाला था अफ़गानिस्तान का। ये है अली मर्दान खान। कौन है? अली मर्दान खान। कहाँ के रहने वाले थे? अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। ये शाहजहाँ है। ये कौन है? शाहजहाँ है। उस समय की पेंटिंग्स है ये। उस पेंटिंग के अंदर ये जैसे अली मर्दान खान जब उपस्थित होते हैं तो उनकी अली मर्दान खान की उपस्थिति में, उनके स्वागत में ये तस्वीर बनाई गई थी। तो इनसे आप याद कर सकते हैं कि अली मर्दान खान एक अफ़गानी राजा थे जो शाहजहाँ के गवर्नर बने थे बाद में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय रोहतक का कलेक्टर कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है,
पूछा जा सकता है। तो जॉन विलियम एडम लोच। क्या था? जॉन विलियम एडम लोच। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1857 की क्रांति के समय जो लोचा हुआ था, लोचा का मतलब शरारत हुई थी, उस समय रोहतक का कलेक्टर कौन था? तो एडम लोच था। कौन था? लोच से लोच याद कर सकते हो आप। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो अब्दुल रहमान खान था। कौन था? अब्दुल रहमान खान। इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। देखते हैं 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब बिगुल फूंका गया तो हालात बड़े प्रतिकूल थे। कौन सा शख्स अंग्रेज़ों का जासूस है, इस बात का भी पता लगाना मुश्किल था। जब आज़ादी की लड़ाई का फैसला कर लिया गया तो सभी ने अपने हिसाब से मोर्चा संभाला। अब्दुल रहमान खान उस समय झज्जर के नवाब थे। उनकी गिनती उन शासकों में होती थी जिन्होंने जनता को हर कदम पर सहायता करने में कसर नहीं छोड़ी। यही वजह थी कि उनका बेहद सम्मान तब के लोग करते थे। लड़ाई का ऐलान हुआ तो नवाब ने कबीलों में रहने वाले पठानों से मदद मांगी। उन्होंने सहर्ष अपनी सहायता दी और नवाब के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को भगाने का काम शुरू किया। अंग्रेजी फौज ने जब झज्जर पर हमला किया तो नवाब की सेना सतर्क थी और विशेष रणनीति के तहत लड़ी गई लड़ाई में पठानों ने कई तरफ से घेरकर अंग्रेजी सेना को फंसा लिया। अंग्रेजी सेना शुरू में तो हौसले से लड़ती रही, पर आखिर में गोरिल्ला युद्ध से उसके पैर उखड़ गए। इतिहासकार बताते हैं कि शत्रु की सेना को नंगे पैर भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? नंगे पैर भागने पर विवश होने लगा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने छद्म युद्ध का सहारा लिया और उन लोगों के सहारे नवाब को घेरा जो अंग्रेजी राज के भक्त हुआ करते थे। आखिरकार नवाब को गद्दारों की सूचना पर छूछकवास झज्जर में है कि रेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। 23 दिसंबर 1857 के दिन लाल किले के सामने चांदनी चौक पर झज्जर के नवाब को पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। झज्जर के नवाब के राष्ट्रभक्ति की कहानी उन्हें सदैव याद रखा जाता है। इस महान शख्सियत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने नवाब पर अंग्रेजी शासन की खिलाफत करने और आंदोलनकारियों को धन मुहैया कराने और उन पर लगे आरोपों के आधार पर उन्हें केस की सुनवाई रॉयल हॉल दिल्ली में अंग्रेजी अदालत में 17 दिसंबर 1857 को हुई और मात्र 3 दिन तक चले मुकदमे में नवाब अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया। तो ये सारा इतिहास था अब्दुल रहमान खान का। कहाँ के नवाब थे ये? झज्जर के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? झज्जर के नवाब थे 1857 के समय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 अक्टूबर 1888 को 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1885 में तो कांग्रेस की मीटिंग रोहतक में कहाँ हुई थी? चौपाल दहरी पे हुई थी। कहाँ हुई थी? चौपाल दहरी पे। जाट गजट नामक ये अखबार था। इसकी किसने शुरू किया था? तो जाट गजट है वो 1916 में रोहतक में सर छोटू राम द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके जो पहले संपादक थे, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, पंडित सुदर्शन जी। क्या थे? सुदर्शन जी। भगवान श्री कृष्ण के चक्कर का नाम सुदर्शन है, वहाँ से आप याद कर सकते हो कि सुदर्शन। और दूसरे थे पंडित श्रीराम शर्मा के पिता विशंभरनाथ शर्मा झज्जर वाले, और दूसरे कौन थे? विशंभरनाथ शर्मा। और तीसरे थे चौधरी मुल्लड़ सिंह, जो बहुत ही जोशीले थे। तो ये जाट गजट नामक एक उर्दू अखबार था। कौन सा अखबार था? उर्दू था और साप्ताहिक था। कौन सा अखबार था? साप्ताहिक था। अगला प्रश्न है हरियाणा तिलक अखबार किस जिले से छपता था? तो हरियाणा तिलक अखबार सप्ताह में 2 बार छपता था। यह उर्दू भाषा का अखबार था जो रोहतक जिले से छपता था और इसके संपादक रामचंद्र शर्मा थे। क्या थे? रामचंद्र शर्मा थे। और यह 1923 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1923 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम पर साप्ताहिक अखबार निकलता था? तो मान सिंह है ये। क्या नाम है? मान सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की थी? तो सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना 1911 में हुई थी, कुरुक्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। और रोलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था। और रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था।
30 जुलाई 1919 को, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार हुए थे? तो हिसार जिले में हुए थे। कहाँ हुए थे? हिसार जिले में हुए थे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि पलवल में गिरफ्तार हुए थे रेलवे स्टेशन पे, जबकि पलवल में अप्रैल 1919 में हुए थे। कब हुए थे? अप्रैल 1919 में। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय कब लिया? नवंबर 1920 में कांग्रेस के रोहतक सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? रोहतक सम्मेलन में। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि 1920 में कांग्रेस के रोहतक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रामभज दत्त ने की थी। किसने की थी? रामभज दत्त ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले आज़ाद हिंद फौज का शूरवीर कौन था? तो मेजर सूरजमल था। कौन था? मेजर सूरजमल। और इसे आप महाराजा सूरजमल के नाम पे भी याद रख सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती किस जिले से हुई थी? तो रोहतक जिले से हुई थी। कितने से हुई थी? रोहतक से हुई थी 22,144 सैनिकों की। हरियाणा में जागीरदार लीग की स्थापना किसने की? जागीरदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो सर छोटूराम ने की थी। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहे थे। किसने कहे थे? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठगी के बाजार की सैर, बेचारा जमींदार, जाट नौजवानों के लिए ज़िंदगी के नुस्खे और पाकिस्तान आदि ये लेख है, ये किसने लिखे थे? सर छोटूराम ने लिखे थे। जाट गजट अखबार में लिखे थे। कहाँ लिखे थे? जाट गजट अखबार में। अगला प्रश्न है, कौन अंग्रेज अधिकारी मोरों का शिकार करता था? तो ये गुड़गांव जिले का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर था कर्नल इलिस्टर। क्या नाम था? कर्नल इलिस्टर। ये मोरों का शिकार करता था और जिसका हिंदू लोग विरोध करते थे। और इसके बारे में सर छोटूराम ने जाट गजट अखबार में लिखा था। और इसके कारण अंग्रेज़ों ने सर छोटूराम को प्रतिबंधित भी किया था। उन्हें उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी करवाए थे, लेकिन सर छोटूराम अपनी जगह अडिग रहे। क्यों? क्योंकि वो एक कट्टर हिंदू थे और हिंदू धर्म की मान्यताओं का पूरा विश्वास करते थे, जिसमें किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। अगला प्रश्न है, ढेंकली क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ढेंकली क्या है? तो ढेंकली क्या है? एक प्राचीन सिंचाई की व्यवस्था है। ये आप तस्वीर देख सकते हो, जिसके अंदर इसमें यूँ कुआं होता है, कुएं के साथ यहाँ पे एक उत्तोलक लगा होता है। इस उत्तोलक से जैसे इसको यहाँ से नीचे करके पानी होता है, फिर निकाला जाता है और फिर बाल्टियों से पानी की सिंचाई की जाती है। पुराने समय में होती थी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी का व्यर्थ भी होता था। अगला प्रश्न है, चर्स अथवा मोट क्या है? तो चर्स अथवा मोट एक बड़ा चमड़े का थैला होता था, जिसमें 30 से 40 गैलन पानी आता था। ये भी इसी तरह की एक व्यवस्था होती थी, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो यूँ बाल्टी की बजाय एक चमड़े का बड़ा थैला होता था, उसके द्वारा निकाला जाता था और उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष हरियाणा की जनसंख्या ऋणात्मक रही है? क्या रही है? ऋणात्मक रही है। तो 1901 से 1911 के दौरान प्लेग फैल गया था सारे भारत में, और उस प्लेग के कारण सभी जगह काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मर गए थे, और उसके कारण ये जो हमारा हरियाणा है उसकी भी जनसंख्या क्या है? ऋणात्मक या नेगेटिव चली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, गैबी पीर अथवा बाला सैयद का मकबरा कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहाँ है? बहरामपुर पहाड़ी है ये, गुरुग्राम में वहाँ पर है ये। कहाँ है? बहरामपुर पहाड़ी, गुरुग्राम में। या कई बार ये भी पूछ लेता है सीधा कि बाला सैयद का मकबरा कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, सोलोनो किस त्यौहार का दूसरा नाम है? तो सोलोनो क्या है? रक्षाबंधन त्यौहार का नाम है। उम्मीद करता हूँ आपने कभी सुना नहीं होगा। इसको कई जगह सोलोनो कहते हैं, कई जगह सुलोनो कहा गया है, ठीक है, कई जगह सलोनो कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुग्गा नवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो भादर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादर का महीना है,
जिसे हम आम भाषा में भादवा भी कह देते हैं। तो ये कब आता है? अगस्त सितंबर के बीच में आता है, देसी महीना है। अगला प्रश्न है, मेला देवी या भुवनेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? माता भुवनेश्वरी देवी का मेला तो झज्जर के बेरी गांव में लगता है। साल में 2 बार लगता है, चैत्र शुद्धि को और आसोज शुद्धि अष्टमी को। अगला प्रश्न है, मेला बाबा मस्तनाथ कब लगता है? बाबा मस्तनाथ के नाम से रोहतक में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ ये मेला लगता है। तो कब लगता है? फागुन शुद्धि की सप्तमी को लगता है। कब लगता है? फागुन शुद्धि सप्तमी को लगता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये सभी प्रश्न ऑथेंटिक हैं। क्या है? ऑथेंटिक हैं, प्रमाणिक हैं। और आप इन प्रश्नों को अगर कहीं भी करके आओगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और आपको अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट में इनके प्रूफ मांग सकते हैं, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। गवर्नमेंट जो PDF है, सरकारी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।